नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपना चॉइस भेजना शुरू कर दिए। तो दो बातें बता दूं कि अभी टर्म एंड एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उसको फोकस करके चीज़ों को दे रहा हूं। बहुत जल्दी सबकी डिमांड को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि अभी लंबा चलना है सब चीज़ों को, इसलिए घबराइए नहीं। जिन लोगों को अभी एग्ज़ाम नहीं देना है उनको चिंता नहीं करनी है। तो फिलहाल मैं लाया हूँ BPCS 185 सांवेगिक क्षमता का विकास, डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी, वन ऑफ द वंडरफुल कोर्स ऑफ इग्नू। इस कोर्स की क्या तारीफ़ करूं, ये बाद में आपको पता चलेगा। ये ऐसा कोर्स है जो आपको जीना सिखाता है। ये ऐसा कोर्स है जिससे आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। काम करने की दक्षता बढ़ाता है, यानी इन टोटल आपको एक मुकम्मल और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप बनते हैं। दूसरी इसकी विशेषता बता दूं कि सिविल सर्विस के कोई भी परीक्षा हो, स्टेट PCS, उसमें एक पर्चा का भी एक पार्ट है। ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, एथिक्स इंटीग्रिटी का ये पार्ट है। तो अगर आज से ही इसको अच्छी तरह आप समझ लेंगे तो पूरे सिविल सर्विस के आंसर लिखना, इग्नू का आंसर लिखना, कहीं भी कुछ करना जीवन में, लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी काम को करना, ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ इट इज़ वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल। सो वी कांट इग्नोर अ सिंगल वर्ड सांवेगिक, दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश इमोशनल। इमोशन को हिंदी में भावना भी कहते हैं, बट भावना कई दफ़े अंग्रेजी के फीलिंग के करीब चला जाता है, बल्कि वही होता है, तो भावनात्मक भी कहते हैं। तो उस पर अधिकार हो जाता है। अनुवाद की एक कमी है कि एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना। तो संवेग इमोशन का सबसे नज़दीक डिफाइन करने वाला वर्ड है। डेट्स वाई द रीज़न कि ये सांवेगिक है। तो चलते हैं फिर से आग्रह के साथ कि अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, और लाइक का बटन भी, कुछ दो चार शब्द लिख भी दीजिए, ताकि परफॉर्मर को अच्छा लगता है। स्टेज पे जो परफॉर्म करता है उसकी तारीफ़ या उसकी आलोचना होती है। अगर हम में कोई खामियां होंगी, कमियां होंगी, तो मैं दूर करूंगा, दुरुस्त करूंगा। अगर इफ़ आई एम डूइंग वेल और आई एम डिलीवरिंग रिलेवेंट कंटेंट, तो अगर आप उसको क्रिटिकल एनालाइज करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट ओनली मेरे लिए, क्लास की क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आंदोलन है और ये आंदोलन स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर के सौजन्य से चल रहा है। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। इस वीडियो देखने के बाद इस किताब को पढ़ने की क्षमता दूना बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स, यानी 4-5 दिन में कोई भी आदमी इसका मास्टर हो सकता है। इस रेफरेंस के बाद असाइनमेंट लिखने का टेंशन ख़त्म कि कैसे लिखेंगे, कैसे बेस्ट नंबर आएगा। और भाषा भी इसकी इतनी प्रांजल है, इतना तरल है, इतना जस्ट लाइक वाटर, इतना स्लिपरी है कि मज़ा आएगा आपको, ये वादा मेरा है। यकीनन फिर आपसे चाहूँगा कि आप सभी मेरी पूंजी हैं, थोड़ा फैला भी दीजिए इसको। चलिए, तो ये 3 खंडों में बटा हुआ पाठ्यक्रम है। पहला है सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय, संवेग का संप्रत्यय, यानी संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ द इमोशन, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, संप्रय कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट्स। पार्ट 2 इज सांवेगिक
सक्षमताएं, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, सांवेगिक सक्षमताओं के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल कॉम्पिटेंसी। देन खंड थर्ड, सांवेगिक सक्षमताओं का विकास, डेवलपिंग ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसी। इकाई 4 है इसमें, संवेग, आत्मनियंत्रण और मुखरता, इमोशन, सेल्फ कंट्रोल एंड असर्टिवनेस। संवेग, आत्मसम्मान, आत्ममान और आत्मसिद्धि, इमोशन, सेल्फ रेस्पेक्ट। और इकाई 6, सांवेगिक सक्षमता बेहतर बनाने के लिए रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग बेटर ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसी। तो ये 6 इकाइयाँ हैं। बड़ा नया चीज़ है, आप लोग 12 करके आए और बड़े नए विषय से परिचय हुआ। वी ऑल आर थैंक्सफुल टू न्यू सिलेबस ऑफ इग्नू एज वेल एज ऑल यूनिवर्सिटी। ये क्लास सबके लिए उपयोगी होने जा रहा है। कोई भी यूथ जो भी कर रहा है, इस क्लास के बिना उसके जीवन में कोई गति नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन। अब हम एक सवाल से शुरू करते हैं, बल्कि सवाल शुरू करने से पहले सवाल बता देता हूँ कि संवेगों के स्वरूप, नेचर ऑफ इमोशंस, फीचर्स, विशेषताओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड फीचर ऑफ इमोशंस। यह भावना और मन स्थिति से कैसे अलग है, हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम फीलिंग एंड मूड। फीलिंग एंड मूड से ये कैसे अलग है। थोड़ा मैं सब्जेक्ट मैटर पे थोड़ा आपको बता दूं पहले कि देखिए, दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ है और ये नई चीज़ पर पूरा अधिकार साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का है। पोस्ट मॉडर्न मनोविज्ञान ने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को सबसे बड़ी चीज़ दिया, उसका नाम फिलहाल तक संवेगिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसको समझने की चीज़ों और उसके परिप्रेक्ष्य में किसी कार्य को करना। जैसे आए दिन, सपोज दैट आप इग्नू के बच्चे हैं, तो आपके ही संदर्भ में बात करूं, आप रीजनल सेंटर गए, कोई सब्जेक्ट का कोड चेंज कराना है या कोई फ़ी देना है किसी चीज़ का, किसी कारण से आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ा, ऑनलाइन हो नहीं रहा है। गए, सुबह सुबह निकले, बड़ी भीड़ है रीजनल सेंटर पे, आप खड़े हो गए। जैसे ही आपसे आगे 2 बच्चे हैं, बीच में बार बार कुछ बच्चे आके आगे खड़ा हो जाना चाह रहे हैं, किसी का कोई परिचित आ रहा है, पीछे से बुला ले रहा है। उसके बाद आपके नंबर आने से पहले खिड़की बंद हो जाती है, बोर्ड लग जाता है लंच आवर, अब 1 घंटे के बाद आइए। तो क्या आपके अंदर बेचैनी होती है? क्या आप महसूस करते हैं? पूरा आपके शरीर में एक अजब फीलिंग आती है, आपके मूड को चेंज कर देता है। और फिर वहाँ से कर कड़ा के आते हैं, बस में आ रहे हैं या मेट्रो से आ रहे हैं, आप बैठना चाह रहे हैं और उसी समय कोई बुज़ुर्ग या महिला के कहती है बेटा बैठने दे। नैतिक सवालों से आप घिर जाते हैं। चूँकि एक आग्रह भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि प्रायोरिटी दीजिए बुज़ुर्ग और महिलाओं को, तो आप प्रायोरिटी भी देते हैं। मतलब कुल मिला के सामने आप जब अपने घर लौटते हैं, माँ, भाई, बहन, भाभी, बेटी, कोई भी आपसे सवाल करती है, आप झुल्लाते रहते हैं, अरे छोड़ो आज का दिन क्या पता नहीं क्या हो, किसका मैं मुंह देख के निकला था।
तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी को शेप अप करती है, चीज़ों को बनाती है। कहीं आप कुछ गलत देख रहे हैं कि 4 लोग आए, ज़बरदस्ती किसी का मोबाइल छीन रहा है, आप किंग करतब डिमूड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का दायरा क्या है? वो सारी चीज़ें इमोशन के अंदर आती है। आप देखते हैं कि कल तक मेरे उस दोस्त के पास खाने को नहीं था, आज वो बहुत अच्छा चमचमाती हुई बुलेट मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बहुत अच्छा एप्पल का मोबाइल फ़ोन रखे हुए है। बड़ी ईर्ष्या जगती है कि क्या हो गया, इसकी कहाँ लॉटरी फंस गई। तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज़ को बढ़ाता है आपके अंदर और ऐसी फीलिंग लाता है। और ये गलत नहीं है, ये सत्य है। अगर आप में ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, भय नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं हैं। ये एक परख है। अगर आप मनुष्य हैं, मुकम्मल स्वस्थ व्यक्ति हैं, किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत नहीं है, तो आप में भय, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ आना सहज है। आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि गए मंदिर जाना है, मंगलवार को गए बूंदी लेने, और देख रहे हैं बड़ी ठंडी ठंडी गर्मी है और रसमलाई और आइसक्रीम रखा हुआ है, तो खाने की इच्छा। कभी सर्दी में देख रहे हैं गरम गरम जलेबी निकाल रहा है, खाने की इच्छा। तो ये लोभ नहीं है। इन चीज़ों के बदौलत ही, इनसे ऊर्जित होकर ही मनुष्य अपनी जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। लक्ष्य विहीन नहीं होने देगा, लेकिन इनके बीच संतुलन। इतना लोभ न बढ़ जाए कि उस हलवाई का शीशा तोड़कर उस मिठाई को छीन लें, उस मित्र का आईफोन चोरी कर लें, उस खिड़की को तोड़ दे, इग्नू के आरे सी खिड़की, कह रहे मैं इतने घंटे से हूँ, धूप है, इतना पानी भी नहीं है, और किस बात का इतना देर लंच कर रहे हो, कितना गप क्यों कर रहे हो, बस में मैं नहीं उठूंगा, जाओ जहाँ जाना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं असंतुलित हो रही हैं आपके व्यक्तित्व में। ऐसी प्रतिक्रियाओं से बचना है और हर ढंग के गरल को यानी विष को यू मस्ट ड्रिंक इट, पी जाना है। देन यू गॉट अ परफेक्ट पर्सनालिटी। तब आप एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक होगे। और वो व्यक्तित्व पर्सन का जब ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी में हो जाता है तो ही कैन अचीव एनीथिंग, एनी डिजायर थिंग। तो इस तरह से कई बार पर्सनालिटी और पर्सन में डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं कि परफेक्ट पर्सन से ही परफेक्ट पर्सनालिटी निकलेगी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी मेकिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रैक्शन विद सोसाइटी। सोसाइटी के से आप जब जुड़ते हैं तो यू मस्ट कूल डाउन, यू मस्ट कंप्रोमाइज। ये कंप्रोमाइज कोई आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं ले रहा है, आपके स्वाभिमान पे कोई चोट नहीं कर रहा है। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर। अंत में क्या हो जाता है? ह्यूमन बिहेवियर। वी ऑल आर वेरी थैंक्सफुल टू पीटर सलावे, one of the brilliant scholar of psychology, another is Mr. David. Both have coined this word. इस शब्द को उन्होंने coin किया 90s में। तो कितना ताज़ा है अभी ये सांवेगिक बुद्धि को। हालांकि दोनों बड़ी इज्जत से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि नहीं, वी are never coined this word. Before that, this word is floating in academic era, in academic books में शब्द तो थे, बट उसके संदर्भ अलग थे। मनोचिकित्सक का संदर्भ था। इन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में इस शब्द को यूज करना शुरू किया और उस स्कूल में फिर कोई ग्रांड एम्बेसडर निकल गया। जैसे हिंदुस्तान में रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद निकल गए,
तो द मैन डैनियल गोलमैन, उसने अपने इतनी इस चीज़ों पे लिखा कि पूरे वर्ल्ड के साइकोलॉजी के परसेप्शन को, कॉन्सेप्ट को और इंटायर थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया। देन उसके इम्पैक्ट में समाज को देखने का मेरा पैमाना बदल गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। समटाइम्स जब मैं सिविल सर्विस में एथिक्स पढ़ाता हूँ, हालांकि इन दिनों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन दिनों मैं इग्नू पे ही कॉन्सेंट्रेट हूँ और टीचर्स के ऊपर, तो लोग मुझसे पूछते थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि किसी को पढ़ा के इथिकल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो बड़े बड़े स्कॉलर का इसमें बयान है कि नहीं, इथिक्स को पढ़ा के नहीं सिखाया जाता है। वो भूल जाते हैं कि सिविल सर्विस का जो इथिक्स है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, नॉट द पार्ट ऑफ नीदर फिलॉसफी नॉर साइकोलॉजी, नॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक तमाम चीज़ों के मिल के खंडित करके चीज़ों को लाया गया है उसमें, और बिल्कुल सुधार होगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंस जान जाएगा, बिल्कुल उस मनुष्य में सुधार होगा, ये गारंटी। उसके एक पर्चे का एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये गारंटी देता है कि पढ़ के आदमी नैतिक हो सकता है। ये बड़ा आग्रही है, बहुत पॉजिटिव है। दे नेवर टीच यू कि एवरीथिंग इज कांस्टेंट। जैसे इससे पहले मनोवैज्ञानिकों का दबदबा था, जिसको अर्ली 90s में, नहीं सॉरी, अर्ली 20s में थर्नडाइक ने कॉइन किया, बजाबता उसका एक मेजरमेंट आया, इंटेलिजेंट कोसेंट, मैं आगे पढ़ाऊंगा, IQ, बुद्धि लब्धि। उसने बुद्धि को मापना सिखाया, और उसी माप से हम कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे, या आज भी वैज्ञानिक और ऐसे लोगों को माना जाता है। बट उसको चैलेंज कर दिया, चूंकि वो बाय बर्थ आता है, जन्म के साथ जो आ गया वो इंटेलिजेंस है, और उसमें बढ़ोतरी बहुत कम होती है, थोड़ा झाड़ फूस होता है, और वो सारी चीज़ें डेवलप होकर 6 बरस तक कहानी ख़त्म कर देती है। 85% मेंटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एडुकेशन साइकोलॉजिस्ट एंड जनरल साइकोलॉजिस्ट इज फिनिश्ड कितने सालों में? 6 साल में। तो फिर क्या वो अलुआ दुखता है, बेल दुखता है उसके बाद जो PhD करता है? दिस इज अ क्वेश्चन, लिटिल बिट यू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। किसके बाद क्या होता है? सॉरी, एक शब्द अलुआ निकल गया, सॉरी, उसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, जो खाते हो शकरकंदी। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि आखिर आगे क्या बढ़ता है। तो वहीं पे जन्म होता है हिडन, जिसको बताया पीटर सलावे ने, जिसको प्रचारित किया डैनियल गोलमैन ने, बट चीजें ऑटोमेटिक हो रही थी। उसके बाद जो जिम्मेवारी उठाता है अपने कंधों पे, वो इमोशनल इंटेलिजेंस उठाता है, यानी सांवेगिक बुद्धि लब्धि, और मनुष्य को कहता है कि मरने के दिन तक तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। आखिर इसको हम फिर जस्टिफाई करते हैं इंडियन थॉट प्रोसेस से। मैं लाता हूं आपको हिंदुस्तान की सरजमी पे जो इतना इस पे प्रचार किया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा काम क्रोध लोभ ईर्ष्या को त्यागो। हुआ आखिर इसी की परिणति है कि इसको त्यागते त्यागते हम सबसे अनैतिक हो गए। त्यागने की चीज ही नहीं हो, जबरदस्ती त्यागवाने का नाटक हुआ। और जो देश, इतिहास के हम सब अच्छे विद्यार्थी हैं, जो देश मध्यकाल तक दुनिया के किसी भी देश से किसी चीज में 25 गुना आगे है, जिस देश की शासन व्यवस्था, मिला लीजिए जिस समय अमेरिका का जन्म नहीं हुआ, अकबर कितने अच्छे ढंग से शासन कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, कितनी बड़ी भूगोल थी, कितनी बड़ी उसकी व्यवस्था थी, अगर वही रेफरेंस लेके आगे बढ़े। और हमने क्या पाया
आज तक सिखाते हो कि लोभ ईर्ष्या से दूर रहो, नहीं नहीं, वो दे आर वेरी पॉजिटिव फोर्स, वो बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई शक्ति है, उसी में तो विस्फोट होता है। अगर ईर्ष्या नहीं होगी कि बगल से कोई गाड़ी निकलेगा, कोई अच्छा खाना और कपड़ा पहने, कोई अच्छा परफ्यूम चले, अगर ईर्ष्या नहीं हुई तो लानत है उस मनुष्यता का, तो नकली सन्यास की बात हो जाएगी। ईर्ष्या से ही तो आगे बढ़ते हैं हम, प्रतिस्पर्धा को हम पॉजिटिव मानते हैं, ईर्ष्या को निगेटिव। वाओ, क्या है प्रतिस्पर्धा? कंपटीशन। तो ये सारे सवालों का जवाब लेके आया सांवेगिक बुद्धि का आज्ञाई, एवरीथिंग इज राइट। इसको लेके काम, क्रोध, लोभ, मोह लेके, अगर काम लेके नहीं आएगा तो नपुंसक मनुष्य पैदा लेगा क्या? आने वाली संतति का क्या होगा? तो उसमें काम है, क्रोध है, वासना है, कोई अपराध नहीं है। इन सारे चीज़ों को चैनलाइज करना और ज्ञान के साथ इनमें परिमार्जन होता चला जाता है, और तभी इसमें से कोई मोहनदास करमचंद गांधी निकलता है, तभी इसी में से कोई कार्ल मार्क्स निकलता है, तभी इसी में से कोई आम्बेडकर निकलता है, कभी इसी में कोई अरविंदो निकलता है, कभी जयदा कृष्णमूर्ति निकलता है। इन चीज़ों को, इसी में से भगत सिंह निकलता है। चूंकि 22 साल का वो लड़का, बेइंतहा लड़कियां उस पर जान देती थी, बेइंतहा। लिखा दोस्तों ने, राजगुरु ने, कि लड़कियों से, अंग्रेज से ज़्यादा लड़कियों से बचाना मुश्किल था। उसने अपने लव लेटर में लिखा, अपनी एक प्रेमिका ने, जिसने उसको पत्र दिया कि भाई ये जीवन तो मैं भारत माँ को समर्पित कर चुका हूँ। सोचो 22 साल का लड़का, कितना उसका इमोशनल इंटेलिजेंस था। मैं वो आइंस्टीन के IQ से आगे था। कहता कि नहीं, बट ये वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं ज़रूर तुम्हारे पास, अगर मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मतलब हमारे धर्मों में पुनर्जन्म है, तो मैं ज़रूर आके तुमसे मिलूँगा और तेरे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा। तो कौन सा चीज़ उसके काम वासना को संतुलित किया, उसके टारगेट, तो बताओ। और इस चीज़ को अभी तक दबाया गया, इसी को उभारने का ये सब्जेक्ट काम करता है। तो मूल बात आप समझ गए, जीवन के सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, सारी एक्टिविटीज़ एक छाता के नीचे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वो सारी चीज़ों को परफेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को टू द पॉइंट करता है। और नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इतनी बड़ी चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो, आप बच्चे हो, बहुत हाई लेवल भी क्लास में नहीं चाहता हूँ हो जाए। अब कई बार क्लास पकड़ लेता, मैं काम की फिर बात करूँ, थोड़ा PPT को भी देखूँ, क्योंकि इसको देखता हूँ तो मैं, ये मेरे को बांधे रहता है, वरना मैं बहुत अलग हो जाऊँगा। संवेग के स्वरूप क्या, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमोशन एंड फीचर्स ऑफ इमोशंस। तो जैसे हम प्रसन्न, खुश, दुखी, जो मैं बता चुका हूँ, ये सारे ईर्ष्या, प्रेम, अनुभव आदि सामान्य चीज़ें क्या हैं, ये सब संवेग के ही चट्टे बट्टे हैं, उसके स्वरूप है। क्योंकि जैसे देखते हो, एक संस्कृत में बड़ा लोकप्रिय कहावत है कि अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम शिश्रे वहिनी, अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम। यानी ये सारी चीज़ें अमृत के समान है। तो अमृत किसको कनेक्ट कर रहा है? इमोशन को। क्षीर भोजनम मतलब खीर का भोजन अमृत है। अमृतम शिश्रे वहिनी, यानी सर्दी में आग जो है, वाहिनी, वो अमृत के समान है। राजा का सम्मान मिलना, आज भी प्रधानमंत्री का किसी को सम्मान मिले तो अमृत के समान है। अमृतम राज सम्मानम, तो ये अमृत की कैटेगरी ही तो संवेग है। तो ये सारी चीज़ें फिल हमारे सब कुछ हम लोग करते रहे, बट चैनलाइज नहीं कर सके थे। तो प्रसन्नता, खुशी, सब जैसे अच्छा खाना खाते हैं, संतुष्ट होते हैं, कोई अच्छी मूवी देख के आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिल को लगता है, सुकून पहुंचता है, जीवन उसके साथ जुड़ जाता है। तो इन अर्थों में यही सारी चीज़ें संवेग है। एक आम बोलचाल की भाषा में हम अगर संवेग को बताना चाहें तो ये सारी बातें जो जीवन की है वो संवेग है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं, चूँकि हम लोग पढ़ने लिखने के काम में हैं,
तो हमें जस्टिफाई करना होगा, अपने भाषण से तो काम चलेगा नहीं। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं प्लूचिक कहते हैं कि संवेग अस्पष्ट रूप से जुड़ी घटनाओं की जटिल श्रृंखला है। क्या है? जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, जो इवेंट्स, उससे जुड़ी घटनाओं का एक जटिल श्रृंखला है, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, अनक्लियर, अस्पष्ट। तो कहीं ना कहीं चूंकि मामला साइकोलॉजी का है, तो ये दोनों ब्रेन को लेके सोचते हैं कि एक ब्रेन है जो अनकॉन्शियस है, जो मोर पावरफुल माना जाता है। तो जुड़ी घटनाओं की जटिल श्रृंखला है जो उद्दीपन से शुरू होती है, स्टिमुलेटर्स, जो उद्दीपित करता है, जिसके बाद आपके अंदर चैलेंज आता है। स्टिमुलेट अगर आप हो गए तो चैलेंज ले लिए, हो गए, आप मैच जीत जाएंगे। और इसमें भावनाएं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, कार्य करने के लिए आवेग और विशिष्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शामिल है। तो उद्दीपन से यह स्टार्ट हुआ संवेग, और उसके बाद वो संवेग क्या खेल कर जाता है कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आपके अंदर आएगा, कार्य करने के लिए ऊर्जा, आवेग आएगा, और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित, एक स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड बिहेवियरल अप्रोच आपका हो जाएगा। वुडवर्थ ने संवेग को इस तरह से प्रभावित किया है कि यह मनुष्य की एक ऐसी गतिशील अवस्था है जो स्वयं व्यक्ति की भावनाओं के रूप में प्रतीत होता है। कैसे एक्सप्रेस होता है? भावनाओं के रूप में, लेकिन एक गतिशील अवस्था है, यानी वेरी डायनेमिक स्टेज, कोई बहुत सोया हुआ स्टेज नहीं है। ये संवेग बहुत डायनेमिक है। एज वेल ये एक्सप्रेस कैसे हो रहा है? व्यक्ति के भावना और दूसरे व्यक्तियों को एक अशांत पेशीय ग्रंथि संबंधी गतिविधि के रूप में प्रतीत होता है, और जबकि दूसरे को रेस्टलेस लगता है। वो आदमी जो संवेग से भरा पड़ा है, वो संवेग से भरा हुआ है, लेकिन दूसरा जब देखता है तो उसको क्या लगता है कि अशांत पेशीय माने मसल्स, फ्लैक्सी मसल्स, लगता है एकदम कर दूंगा, जैसे क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा। और ग्रंथि संबंधी मतलब ग्लैंड संबंधी, आँख का लाल होना, उसके भंगिमा एकदम, अभी इस युद्ध को जीत जाना है, अब टॉप कर जाना है इग्नो में या आईएएस में टॉप कर जाना है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि रेस्टलेस जो बाहर से प्रतीत हो रहा है वो काफ़ी, चूँकि ये डायनेमिक चीज़ है, ये स्टैटिक नहीं है, ये गतिशीलता उसमें कितना बड़ा परिवर्तन करता है। मॉरिस का कहना है कि संवेग ऐसा जटिल भावनात्मक अनुभव है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस जिसमें विस्तृत शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, मतलब थियोलॉजिकल चेंज होता है, जिसे लाक्षणिक व्यवहार पैटर्न द्वारा बाहरी रूप से व्यक्त किया जाता है, और जिसका एक्सप्रेशन बाहरी रूप से हाव भाव व्यवहार में होगा। बिल्कुल सही कहा। तो पूरा कंक्लूड करते हैं, इस प्रकार संवेग को किसी विशेष आंतरिक बाहरी घटना की प्रतिक्रिया में अनुभव किया जाता है। यानी संवेग को कैसे हम अनुभव करेंगे? तो बाहरी और भीतरी घटनाओं के रूप में हम इसका अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, ऐसी प्रतिक्रिया में शरीर में शारीरिक उत्तेजना, जैसे हृदय गति बढ़ जाना, रक्तचाप बढ़ जाना, पसीना, बहुत सारे हार्मोनल चेंज तक ये करता है। दूसरा, इसमें कार्रवाई करने की अभिप्रेरणा सक्रिय हो जाती है। कौन सा मोटिवेशन बहुत एक्टिव हो जाता है? तो डू इट, कार्रवाई करो। जैसा कि खुशी या प्रसन्नता करने वाली चीज़ें और कार्यों को करना, उन चीज़ों को लोगों से उन चीज़ों या लोगों से बचना जो दर्द या अप्रियता को जन्म देता है। तो जब फंक्शनिंग होता है तो आप बराबर पॉजिटिव काम, ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप प्रसन्न रहो, ऐसे चीज़ों से बचते हो। यानी अब सोसाइटी में आप एक दूसरे फिनोमेना में, एक दूसरे घटना में चलते हो, सॉर्टिंग करना सीख जाते हो। आपके अगर कुछ दोस्त क्राइम एक्टिविटी में है तो आप धीरे धीरे बचाता है आपको। तो कितने काम की चीज़ है, बचाता चला जाता है ये, और किसी चीज़ में नहीं। चूँकि आप जज करने लगते हो कि ये चीज़, इसका इम्बैलेंस है, ये मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे एम्बिशन के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये आपको नैतिक बनाएगा। अनैतिक
गठजोड़ से, गिरोहवाद से आप अपने को एलिनेट कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे अपने को। ये सब चीज़ें आपके अंदर जब डेवलप होती है, स्वमेव हो जाता है अपने से उस एक्टिव। नहीं, ये लोग तो लूटने का प्लान बना रहे हैं, ये तो चोरी करने का प्लान या समथिंग, कुछ गलत करने का, तो आप अपने को बचाते हो। तीसरा, वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से जुड़े हमारी संवेदनाएं, प्रत्यक्षणों और विचारों में हमारे संवेग सृजित हो जाते हैं। यानी हमारे संवेग हमारे सिंपैथी में, हमारे एक्सप्रेशन में और आइडियाज़ में वो जन्म ले लेता है, वो सब जगह संवेग दिखने लगता है। या इस बात पे निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह समझते हैं, इसके बारे में किस तरह सोचते हैं और किस तरह इसकी व्याख्या करते हैं। चौथा, संवेग अपनी तीव्रता में भिन्न होते हैं। हाँ, ये है कि संवेग की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कई बार क्रोध बड़ा हाइट पे पहुंच जाता है तो बड़ा नुकसान कर जाता है। तो वही भय है, भय की जननी अज्ञानता है, और भय कई बार आपको घर से नहीं निकलने देगा, इतना भयभीत आप हो जाओगे कि कांपने लगोगे। तो इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन है, ये याद रखना। किसी व्यक्ति के लिए संवेग वांछनीय अवांछनीय हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित घटना को सकारात्मक माना जाता है या नकारात्मक, क्या यह किसी व्यक्ति के अनुकूल संबंध। मानव व्यवहार में अलग अलग पहलुओं जैसे हमला, भागना, आत्मरक्षा, संबंध बनाना, प्रजनन करना आदि प्रेरणा देते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो प्रेरित करते हैं। हालांकि इनमें कुछ प्रकारों का अंतर्गत परिणाम नकारात्मक होता है, जैसे मंच पे घबराहट होना, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। है इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मैं घबराने लगूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई गायक है, भाषण देना है, किसी को घबराने लगे, पैर हाथ कांपने लगे, अत्यधिक क्रोध की अभिव्यक्ति, बेवजह आक्रामकता इत्यादि। हालांकि परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, फिर भी संवेग जब सृजित होता है तो उल्लेखनीय प्रभाव सृजित करता है। यानी ये सारे प्रभाव सृजित होंगे, और उसी का संतुलन तो जीवन है, उसी का संतुलन तो साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में साधना है। और क्या है, हम अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए हमें स्वयं के भावनाओं को उचित रूप से समझना और व्यक्त करने की आवश्यकता है। संवेग भावनाओं के समान नहीं है, भले ही हम दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं। यानी इमोशन वो क्या नहीं है, फीलिंग नहीं है। लेकिन कई बार गलती करते हैं हम। पूछा है ना क्वेश्चन में कि यह फीलिंग्स और मूड से कैसे अलग है। अब उसके दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन के हम आ गए। पहले मैंने संवेग को परिभाषित कर दिया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बात है। अगर ऐसे लिखोगे तो किसकी औकात है असाइनमेंट में आपका नंबर काटेगा। अब कहीं कहीं कुछ 10-5 रुपये में खरीद के गुटखा गिरी करते हो। पढ़ो दोस्त, ऐसा मौका नहीं मिलता है जीवन में। थोड़ा भी पढ़ लोगे बहुत जीवन बन जाएगा। चलो, संवेग भावनाओं के समान नहीं है, भले ही दोनों शब्द को हम एक अर्थ में यूज़ करते हैं पर्याय के रूप में। भावना शब्द किसी व्यक्ति के निजी सांवेगिक अनुभव या किसी विशेष संवेग के आत्म प्रत्यक्षण को संदर्भित करने के लिए उपयोग होता है। यानी भावना क्या है, जो निजी फीलिंग है, जो निजी संवेग है। आप कह सकते हो कि वेरी वेरी पार्टिकुलर इमोशन इस भावना। वो संवेग जो है सब में है, क्या मैंने बोला, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, वासना, कुछ भी सब में है। लेकिन किसी खास, आपकी कोई खास फीलिंग है किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति को लेके है कि नहीं यार वो ठीक आदमी नहीं है, तो आपके, और कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, तो पर्सन टू पर्सन स्टडी क्यों डेविएट करता है? चूंकि उसका केस स्टडी अलग है, उसके अपने तर्क हैं, आपके अलग हैं, गलत नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल पर्सनल फीलिंग जो है वही भावना है, मतलब पर्सनल इमोशन इसे भावना आप कर सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति पहले सजगता के बिना ही शारीरिक स्तर पे उसमें प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही कोई बात हो गई, एक्सीडेंट ही हो गया बिना समझे बुझे, जिसको ज़्यादा चोट लगी भले ही गलती उसकी हो, तो उसके प्रति लोग की सहानुभूति एक पैदा होती है और आसपास और प्रतिक्रिया करता है, और फिर इस
इसका पंजीकरण या मूल्यांकन करता है, देन उसको रजिस्टर्ड करता है और उसका इवोल्यूशन करता है। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है। अब जैसे कहीं सांप आप देख लेते हो, अरे अभी सांप दिख गया शहर में या किसी रूम में, उसके बाद जो आपकी हालत होती है वो क्या है? वो भावना है, वो संवेग नहीं है, वो इमोशन नहीं है। आप में घबराहट, बेचैनी, लगता है जान चला जाएगा, तो यही तो भावना है, वो संवेग नहीं है। समझ गए संवेग और भावना कैसे अलग है? अब मैं दूसरे शब्द पे आता हूँ, उसका नाम है वो, जिसको हम बताएं कि मूड। मूड क्या है? तो जैसे इसको हम बताएंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे मनोस्थिति। मनोस्थिति के साथ क्या है कि ये कैसे परिवर्तित होता है, ये बहुत कुछ एक व्यक्ति में, व्यक्ति के चाहने पे नहीं निर्भर करता। मूड स्विंग आज तक एग्जैक्ट कह दे कि किस कारण से कैसे मूड स्विंग कर रहा है, किसी को नहीं पता। डॉक्टर्स जो साइकेट्रिक के हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो इसमें कुछ हार्मोन्स की कमी मानते हैं, तो बोलते हैं, आम बोलचाल में बोलते हो, यार मूड खराब कर दिया, मूड ठीक नहीं है, मनोस्थिति ठीक नहीं है। कई बार स्वयं बहुत अच्छे से रहे, सब कुछ रहा, सुबह उठे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, कुछ पढ़ने करने को मिल नहीं रहा। तो बहुत सारे फैक्टर जो अनकॉन्शियस ब्रेन में चले जाते हैं, वो मूड को गाइड करते हैं। एज वेल एज बहुत सारे हार्मोन्स, ग्रंथियां भी मूड को परिवर्तित करती है। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, मेडिकल साइंस ने। बीपी, शुगर वाले का मूड स्विंग ज़्यादा होता है। और ये देखा गया है प्रकृति के सानिध्य में रहने में, जैसे कहीं घूमने जाते हो, बहुत अच्छा बाग बगीचा, खूब हरियाली है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो मूड अच्छा हो जाता है। तो मतलब अच्छा करने का कुछ हद तक हमारे पास उपाय है। मूड ठीक नहीं है, अच्छा भोजन कर लेते हो, अच्छे मित्र से थोड़ा गपशप कर लिए, मूड ठीक हो गया, ठीक किया जा सकता है। लेकिन खराब क्यों होता है, इसके बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी होते हैं। कोई चीज़ अनकॉन्शियस में चला गया कि अरे पिताजी ने बेवजह मुझे डांट दिया, आप सोच लिए, अब है खाए पिए फिर सुबह वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो लेकिन संवेग में इतना क्षणिक व्यवहार उसका नहीं है, इतना ज़्यादा भंगुरता नहीं है, बहुत रैपिडली चेंज नहीं करता है इमोशन, बट फीलिंग बहुत रैपिडली चेंज करता है। इसके फीलिंग कर रहे हैं मूड, और इसके स्विंग का कोई बहुत बड़ी परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण माना है। और जब इसमें ये स्टैटिक हो जाता है, बार बार मूड का चेंज हो जाना, तब फिर वो मनोचिकित्सक का विषय बन जाता है। अगर फिर अपने आप संतुलन बनता है, ठीक होना, अच्छा होना। कभी अच्छा खाना सोच के गए किसी रेस्टोरेंट में खाने, वहाँ अच्छा अनुभव नहीं मिला, मूड खराब हो गया। कोई किताब पढ़ने बैठे, बिजली गुल हो गई। कोई सिनेमा देखने जाने का मन है, टिकट ही नहीं मिला। तो मूड स्विंग करता है और बड़ा क्षणिक है, उसमें बहुत लॉन्गेविटी नहीं है। दैट्स वाई द रीजन इट इज़ अ टोटली डिफरेंट विद द। चलो, आत्ममान के अर्थ और महत्व की व्याख्या करें, आत्ममान की विकास की रणनीतियों की चर्चा करें। आत्ममान का अर्थ क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट। इसी को आत्मसम्मान भी आप कह सकते हो। छोटा शब्द है आत्ममान, मुझे अच्छा लगता है आत्ममान कहना, अपना मान, इसलिए मैं आत्ममान कहता हूँ सेल्फ रिगार्ड को। तो सरल शब्दों में सम्मान या मान को यह संदर्भित करता है। हमें अपने प्रति जब हम खुद को पूर्ण रूप से देखते हैं, तब हम पूर्ण रूप कहते हैं। तो इसमें न केवल हमारे पास मौजूद सकारात्मक पहलू है, जैसे कि शक्ति, क्षमता, कौशल आदि, परंतु नकारात्मक पहलू भी है, जैसे सीमाएं, कमजोरी, कमियां आदि। तो सेल्फ रिगार्ड में 2-3 बातें रख लो कि जो आपके अच्छे पक्ष हैं, कि आप अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, और कुछ आप में नकारात्मक चीज़ें भी हैं। चूँकि आप कभी भी परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं हो सकते,
ईवी साइकोलॉजी कहता है दिस इज़ ए डिजॉर्डर। अगर किसी को तुम 100% परफेक्ट मान लो तो वो साइकोलॉजिकली डिजॉर्डर है, कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इम्बैलेंस है, तो कुछ न कुछ खामियां अच्छाइयाँ होगी। यही जीवन है, यही व्यक्तित्व है। तो कहता है कि आप में ताकत, क्षमता, कौशल सब कुछ है, और कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे आपकी कुछ कमजोरियां हैं। तो हम केवल अपने सकारात्मक पहलुओं की गुणगान करते हैं, वो गलत है। हमें अपनी कमियों को और अपनी मजबूती को, दोनों को स्वीकारना होगा। वो दोनों स्वीकारने से हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। तो ये मोटा मोटी सेल्फ रेस्पेक्ट का ये परिभाषा नहीं हुई, ये समझ हुई कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है। तो इसको मैं खड़ा कर रहा हूँ, पहले अभी थोड़ा और समझोगे तो खड़ा हो जाएगा, ये बिल्डिंग खड़ी होगी। अब हेविट कहता है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, कि आत्ममान शब्द का उपयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के स्वयं के मूल्य के संपूर्ण संवेगात्मक मूल्यांकन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब इन द साइकोलॉजी किसी भी मनुष्य के इन टोटल जो इमोशनल इवैल्यूएशन है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो उस इवैल्यूएशन को एक्सप्रेस किया जाएगा तो बट नेचुरल है कि जब संवेगात्मक चीज़ों का मूल्यांकन किसी मनुष्य का किया जाएगा तो संतुलन एक हो जाएगा कि सारी चीज़ें संतुलित है, सब चीज़ इसके पास है, लेकिन ये संतुलन में है। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट का स्वमोह अपने आप अधिकारी हो जाता है। जैसे कोई टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तमाम उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी, लेकिन आपके मन में रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। पड़ोस में कोई अंकल रह रहे हैं और देख रहे हैं कि उस अंकल में थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, लेकिन पूरे पड़ोस की चिंता कर रहे हैं, तो दूर से ही आप राम राम अंकल जी करोगे, उनके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ोगे। आपको फिल्म देख रहे हो, कोई बहुत अच्छा चरित्र, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ा रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, जीवन में बढ़ जाएगा। कोई मीडिया में कोई खबर देख रहे हो, किसी प्रस्तोता को देख रहे हो, किसी एंकर को देख रहे हो, तो बहुत रेस्पेक्ट बढ़ेगा कि अरे नॉलेज की बात है, रेशनल बात करता है, तार्किक बात करता है, तो बार बार उसकी चीज़ों को देखना चाहोगे। तो वो रेस्पेक्ट क्यों बढ़ा? अब बात को पकड़ लो। इसलिए बढ़ा कि आपने उसमें एक संतुलन खोजा और देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना संतुलित है। वो एक पक्षीय व्यक्ति नहीं है, वो आंख मूंद कर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहा है, वो एक श्वेत श्याम पक्ष को बराबरी पे रख रहा है, परोस रहा है आपके पास, और निष्कर्ष निकालने के लिए आपको खूब खूब आज़ादी दे रहा है। दैट्स वाई द रीजन द पर्सन इज सेल्फ रेस्पेक्टेड। समटाइम कि वन थिंग इज मोर देन द अनदर थिंग्स। जैसे एक चीज़, किसी में बहुत सारी बुराइयां भी हों, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी बड़ी परफेक्ट हो जाती है। जैसे कोई लीडर है, बहुत ऑनेस्ट है आपके यहाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत वो गड़बड़ी करता है, चाल चरित्र से लेकर खान पान में कुछ होगा, लेकिन बट वो बहुत ऑनेस्ट है, 1 रुपया भी किसी का, किसी गवर्नमेंट पब्लिक फंड को मिसयूज़ नहीं करता। सीधी बात है कि ऑनेस्टी का मतलब है पब्लिक फंड का के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना। प्राइवेट फंड में आप मिसयूज़ करें, नोबडी कैन आस्क यू, और किसी की औकात नहीं हो, चूँकि आपका अर्जित धन है। लेकिन एक गरीब का अर्जित धन, एक रिक्शे वाले का टैक्स और उसका मिसयूज, दिस इज़ अ ग्रेट क्राइम। क्यों नहीं हिंदुस्तान में इस पे फांसी की सज़ा आ रही है, मुझे अफसोस है। तो उसके प्रति आपके सेल्फ रेस्पेक्ट हो जाता है कि बड़े अच्छे हैं हमारे पॉलिटिशियन, बड़े अच्छे हमारे शिक्षक हैं। तो दिस इज़ अ सेल्फ रेस्पेक्ट। अब दूसरी बात है कि सेल्फ रेस्पेक्ट की एक और चीज़ है, उसके बाद मैं बता दूं, अल्सेन, ब्रेकलर, विगिन्स ने आत्मसम्मान को, सब चूंकि सब तो आंसर मिल ही जाएगा, ये नाम मत भूलना दोस्त, ऐसे मत जेनरिक आंसर मत लिखना, बड़ा मेहनत से ही सब करता हूँ।
स्ववृत्ति के रूप में वर्णित किया जो व्यक्ति की अपनी योग्यता और विचारों को दर्शाता है। स्ववृत्ति मतलब सेल्फ ऑक्यूपेशन, अपनी वृत्ति, अपनी रुचि या सेल्फ इंटरेस्ट कह सकते हो, रूप में वर्णित किया जो व्यक्ति की अपनी योग्यता और विचार को दर्शाता है। इन निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आत्मसम्मान का सीधा मतलब है स्वयं के प्रति मान और सम्मान। तो स्वयं के प्रति जिसको मान और सम्मान लाना होगा तो उसको समाज सम्मत संस्कारों पे चलना पड़ेगा। समाज सम्मत, कुसंस्कार नहीं, संस्कारों पे जो रेशनल है, जो लोकाचार है, चलना होगा, तब उसके प्रति आत्मसम्मान होगा। ये दूसरे के अनुमोदन और आश्वासन पे निर्भर नहीं करता है। ये मत सोचो कि आत्मसम्मान दूसरा कह देगा अरे इनका आत्मसम्मान करे, नेवर नेवर। कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन, रिश्ते से ही ये डेवलप होगा। किसी के कहने से क्षणिक बन जाएगा, बाद में पोल खुल जाएगा कि बड़ा नकली आदमी। दूसरी बात, इसकी जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है सेल्फ रेस्पेक्ट की, ये बड़ा रेशनल, बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा सेकुलर मिजाज की चीज़ है, बड़ा इक्वलिटी का आग्रही है। इसमें लिंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मसम्मान किसी स्त्री की भी हो सकती है। देख तो हम लोग बहुत सारी स्त्रियों का आत्मसम्मान है, किसी भी नस्ल, जाति, वर्ग के लोगों का। अंबेडकर को जो आत्मसम्मान मिला हुआ है वो किसी के छीनने से छीन जाएगा क्या? कदापि नहीं छीनेगा। किसी भी भूगोल जो गांधी को मिला, जो कार्ल मार्क्स तो कहीं और थे, जो उनको जो मिल चुका है क्या वो छीन जाएगा क्या? किसी के गरियाने से थोड़ी हो जाएगा। जो लिंकन को मिला छीन जाएगा क्या? जो नेल्सन मंडेला को मिला वो छीन जाएगा क्या? जो दलाई लामा को मिल गया वो छीन जाएगा क्या? तो ना भूगोल की ज़रूरत है इसके लिए, न लिंग की, न जाति की, न धर्म, सारे भेदभाव से ये अलग है। इसलिए ये इट इज़ ए सो पायस वर्ड, इसीलिए एक पवित्र शब्द है, एक पवित्र संकल्पना है। अब देख लो भाई, सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, ये आंसर में पढ़ लेना। ये बता दूं कि SF क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में ऐप को डाउनलोड करो। मेरे ऑफिस से दिक्कत हो तो संपर्क आप करो, इसको लो, पूरा आंसर का PDF मिलेगा, फ्री है सब कुछ। अभी भी बता रहा हूँ, स्टेट पब्लिशर के सौजन्य से सब चल रहा है। हम सब उसी के कहने पे ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो ये समझ जाओ। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसको लिख लोगे, समझ जाओगे। दोनों बात को लिखना है, ये होने का बोध, सेंस ऑफ वर्थीनेस एंड क्या बताया था, और योग्य होने का बोध, यही आत्मसम्मान की विशेषताएं। अच्छा वो है संवेगों की मुखरता, सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद योग्य होने का बोध, सेंस ऑफ वर्थीनेस। ये दो हो गए, ये पूरा पार्ट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे, उसके बाद आत्मसम्मान के विकास की रणनीतियाँ, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर कर चुका हूँ ये। अब मैं तीसरा सवाल है, संवेगों और मुखरता के बीच संबंधों के बारे में विस्तार से बताएं। यानी इमोशन एंड असर्टिवनेस कि बोलते थे एक फैसले, कितना असर्टिव वर्ड है। मुझे याद है एक हिंदी साहित्य के बड़े पुरोधा हुए और मेरे बड़े माननीय थे नामवर सिंह जी, जो हालांकि मैं हिंदी का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मेरा घरेलू संबंध था। तो एक BBC की पत्रकार हैं रमा पांडे, तो उनकी एक किताब थी फैसले। तो मुझे अपने कार्यक्रम में बुला के लाना था, मेरे भी किताब का विमोचन था, तो उनके घर से मैं उठा के लाया और थोड़ी देर के लिए लोधी रोड के एक होटल 5 स्टार, वो टाटा ग्रुप का ही है, ताज का ही छोटा सा रेस्टोरेंट नुमा है, उसी में था। तो बोलते हैं कि आज भी वो शब्द गूंजता है मेरे कान में। स्वर्गीय हो चुके हैं, बहुत अल्टीमेट विद्वान, जो कुछ भी हमने सीखा
उसमें उनका बहुत योगदान है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। चूँकि असर्टिवनेस से याद आया, बोले फैसले में जो असर्टिवनेस ऐसे हाथ करके, वो कहाँ किसी शब्द में है। मैंने निर्णय किया, आजकल तो निर्णय लिया भी लोग कहते हैं जैसे पॉकेट में रखा हुआ है। फैसले, तो ये शब्द का असर्टिवनेस है। लगता है अरे फैसला हो जाए, तो लगता है कि वर्ड कितना बोलता है, कितनी उसमें मुखरता आ जाती है। शब्द बोलते हैं फैसले, तो बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। तो मुखरता एक और कौशल है, एक दूसरा कौशल, बहुत बड़ा स्किल है मुखरता। तो मुखरता के में पीछे भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण रोल है। कई स्थितियों में हम अपने संवेगों को व्यक्त करने में संकोच करते हैं, डर करते हैं, आशंका करते हैं, या उसको गलत मानते हैं, दबा देते हैं उसको कि अरे क्या लोग हंस देगा क्लास में, लोग ये कर देगा, अरे क्या बोल रहे हैं मंच पे। तो ये क्या है कि अपने को हम दबा रहे हैं, और दवा इसलिए रहे हैं कि मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी, अपनी सीमाओं का हम शायद यहाँ बखान कर देंगे। तो ये शर्म करते हैं, असमर्थ अपने को महसूस करते हैं और डर में जीने लगते हैं। ये सभी हमारे संवेगों को दबाता है। इससे क्या होता है कि हमारा संवेग दबता है, और लंबे समय तक ये काम करेंगे तो हम दबाव, वही अंग्रेजी शब्द डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेस करते करते, और अवसादी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बोलना ज़रूरी है, इसलिए बोलना ज़रूरी है, अपनी बातों को रखना ज़रूरी है। लंबे समय तक घूटते घूटते दिल में आप खुद को बीमार करोगे, और वो स्थिति हो जाएगी कि फिर मनोचिकित्सक के पास ही जाना होगा। तो कहता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट कि हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाना नहीं चाहिए, भय में, शर्म में, इन बातों से अपनी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। तो मुखरता का अर्थ है स्वयं के अधिकारों को दृढ़तापूर्वक कहना, खुद के विचार और भावनाओं को व्यक्त करना, खुल के व्यक्त करना। इस प्रकार यह सम्मान प्राप्त करने के लिए स्वयं के अधिकार को संदर्भित करता है। हालांकि यह इस प्रकार किया जाता है कि यह दूसरे व्यक्ति के सम्मान के अधिकार की अवहेलना नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप बहुत मुखर हो गए तो दूसरे के सम्मान की आप अवहेलना कर दें। मुखरता ये नहीं है। जो इन दिनों टेलीविज़न पे डिबेट होता है वो मुखरता नहीं है। वहाँ तो एक दूसरे को नीच दिखाना है। अपनी बातों को तार्किक ढंग से साक्ष्य के द्वारा संदर्भित कर दें, ये मुखरता है। न कि दूसरे की आवाज़ को छीन लें, वादित कर दें और उसको नीचा दिखाएं, नहीं, वो मुखरता नहीं है, वो गुंडागर्दी है। स्टीन और बुक ने कहा है कि मुखरता कौशल से तात्पर्य है कि संवेगात्मक गड़बड़ या छल का सहारा लिए बिना दूसरे से असहमत हो सकना और एक भार समय बनाए रखने में सक्षम होना, दूसरे के दृष्टिकोण, आवश्यकताओं को सम्मान करते हुए स्वयं की इच्छाओं को व्यक्त करना। ये आज के टेलीविज़न पे जाने वाले सारे गेस्ट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि दूसरे का सम्मान करते हुए, दूसरे की बातों को सुनते हुए अपनी बातों को रखना। चाहे फैमिली का मंच हो, स्कूल का मंच हो, चाहे आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, मत चिंता करो कि इससे कुछ गलत अर्थ निकलेगा और इससे कुछ मुझे हानि होगी। नहीं, अगर आप में तर्क है, आप बात नहीं बना रहे हो, अगर आप में तर्क है, आप में क्षमता है उस चीज़ को सिद्ध करने का, तो करोगे। तब तो नए नए हर विषय में नए नए थ्योरम्स आ गए, इतना विषय का विकास हुआ, इतना विज्ञान का विकास हुआ। लेकिन दूसरे इसमें केवल स्व का आग्रह कि अपने तक सीमित रखो, दूसरे के डोमेन में मत जाओ। और देखो, कई बार असर्टिवनेस गुस्से के भी रूप में दिखता है, और गुस्सा का जो एक्सप्रेशन है वो कल्चर टू कल्चर वैरी करता है। वेस्ट में अगर किसी को गुस्सा है तो देन एंड देयर ऊंची आवाज़ में थोड़ा या प्रकट कर देगा। बिना लाग लपेट के पश्चिम सभ्यता में गुस्सा बताने की परंपरा है।
तो आपको लगता होगा बड़ा गुस्सैल है, लेकिन हमारे अपने पूर्वी समाज में गुस्सा को बहुत मुखरता से या बहुत मतलब सामूहिक रूप से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं कि मेरा अपमान ही कर दिया, जबकि वो तत्क्षण घटने वाली घटना है, वो घटना घट गई, बात खत्म हो गई, चीज़ें आगे बढ़ गई। लेकिन हम इतने मानसिक रूप से संतुलित नहीं हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अंकल के सामने मेरे को ऐसे कर दिया, अरे मम्मी हमारे सामने, स्टाफ बोलेगा, एक चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी करेगा, अरे साहब ये तो बड़े ऑफिस में मुझे बेइज्जत कर दी। तो असर्टिव होने का में एक कल्चर की भूमिका है, इसको भी नोट डाउन किया जाए कि संस्कृति हर चीज़ को प्रभावित करती है और संस्कृति संवेग का हिस्सा नहीं है। ये जान जाइए कि संवेग के गठन में संस्कृति का कोई योगदान बहुत नहीं है, वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट चीज़ है। अब ये अलग बात है कि ईर्ष्या की संस्कृति अलग हो सकती है, वासना की संस्कृति अलग हो सकती है, आग्रही होने का संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन विथ रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट कि असर्टिवनेस, अगर इमोशंस या इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सप्रेशन के लिए संस्कृति एक कई हद तक बाधक भी बनती है। संस्कृति के बाधा से ही हमारे पूर्व पश्चिम के बहुत सारे व्यवहार बदल जाते हैं। हम प्रेमी प्रेम का युगल को देखते हैं, उस ढंग से अगर करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। संस्कृति में इस ढंग के ड्रेस अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो चीज़ अलग हो जाती है। उसको इससे जोड़कर घाल मेल मत बना लेना। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा मुखरता को दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना स्वयं के लिए खड़े होना है, इसे उचित रूप से उचित साधन का उपयोग करना है। उसके बाद मुखरता संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरवैयक्तिक पारस्परिक कौशल है। कैसा कौशल है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण इंटरपर्सनल या पारस्परिक कौशल है। इसमें 5 C शामिल है: स्पष्ट, क्लियर, संक्षिप्त, कॉन्साइज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस, करेज और कंट्रोल। तो क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्फिडेंस, करेज एंड कंट्रोल से बना है। संदेश संक्षिप्त तरीके से और स्पष्ट रूप से, साहस, आत्मविश्वास और शांत नियंत्रण तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब आप साहस में दुस्साहस ना हो जाए, आत्मविश्वास में अति आत्मविश्वासी ना हो जाए और शांति नियंत्रित ढंग से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखें। चलिए, एक कहानी खत्म हो गई, पढ़ लीजिएगा और पूरा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोई समस्या होती नहीं। संवेग की प्रकार की चर्चा करें तो मूलतः ये 2 प्रकार का होता है। हालांकि मेरे से पूछोगे तो एक ही प्रकार का है, दूसरा इससे बनता है, एक परत बनती है, इसलिए लोगों ने इसको प्राथमिक और द्वितीयक में, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया है इमोशंस को। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्या है? बुनियादी और सार्वभौमिक है। गुड। संवेग की एक और विशेषता है कि बड़ा बेसिक है और यूनिवर्सल है, यानी जैसे सूरज महाराज पूरब में उगते हैं, दुनिया ने इस चीज़ को स्थापित कर दिया, तो इसको कोई काट नहीं सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इंग्लैंड के गोरे को ईर्ष्या आती है कि नहीं। शायद अमेरिका वाला लालची नहीं होगा, शायद कनाडा वाला लोभी नहीं होगा, शायद पाकिस्तान वाला शांत नहीं होगा। नेवर। ये जो चीज़ है ये मनुष्य के मस्तिष्क में रहने की चीज़ है और रहता नहीं है कोई बैंक की तरह, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की चीज़ है। अल्टीमेटली अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये संवेग क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। डेट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा लोकाचार कैसा है, दैनंदिन जीवन में
हम पब्लिक प्लेस पे कैसे चलते हैं, हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मानव मात्र को हमारी वो चीज़ें डिस्टर्ब कर दें, तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली साउंड नहीं हैं। इसलिए दोस्तों सदैव याद रखना कि ये चीज़ें यूनिवर्सल है, इसीलिए बहुत जल्दी इंटरलिंक होता है मनुष्य एक दूसरे से। और जो ये दुनिया इतनी सुंदर बनती है, वर्क फोर्स से लेकर काम करने का, जो यहाँ के बच्चे वहाँ कंप्यूटर की नौकरी पा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ, वहाँ का साइंटिस्ट वहाँ जाता है, क्यों, कौन सी वो चीज़ है? तो मिनिमम पेडेस्टल पे एक खास मंच पे सब बराबर हो जाते हैं, उनका व्यवहार आपका व्यवहार एक जैसा ही है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी नस्ल जाति का हो। तो ये बुनियादी और सार्वभौमिक है, सब में होगा, सभी समाज और संस्कृति में उपस्थित रहता है, कोई भी इसे नोटिस में ले सकता है, ये नहीं वन कैन रिकॉग्नाइज इट, कोई भी इसको नोटिस में ले सकता है। हाँ, थोड़ा डेविएशन हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पश्चिम में बड़ा खुल के क्रोध को व्यक्त करते हैं, हम यहाँ थोड़ा परहेजी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक प्रजाति के रूप में हमारे यहाँ उत्तरजीविता में सहायता के लिए विकसित किए गए हैं। यानी संवेग क्यों विकसित किए गए हैं? कि हमारा सक्सेसरशिप कायम रहे, यानी मनुष्य में जो विकास होता रहा है मौलिक एक ही ढंग का होता रहा है, ऐसा ना हो कि अगला पीढ़ी इतना बड़ा रावण पैदा ले ले। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक प्रजाति के रूप में उत्तरजीविता के सहायता के लिए विकसित किया गया चीज़ है। रॉबर्ट प्लूचिक, पहले भी प्लूचिक को आपने डिफाइनेशन में पढ़ा है, इनका पूरा नाम रॉबर्ट प्लूचिक है। मेरी इच्छा होती है कि पूरा नाम ही लिखा जाए, ताकि एक टाइटल से बहुत होते हैं। अंग्रेज़ों की आदत है कि एक शब्द जिसका जो फेमस है जनरली इसको क्या बोलेंगे, टाइटल को ही लिखा जाता है, और हमारे कंप्यूटर वाले कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हो जाता है। रॉबर्ट प्लूचिक ने 8 संवेगों को चिन्हित किया है। बहुत बड़ी बात है कि पूछ सकता है संवेग कितने प्रकार के हैं। हाँ है, संवेग की प्रकार की चर्चा करें तो प्राथमिक और द्वितीय, और प्राथमिक का ही स्तरीकरण होकर द्वितीय में वो कन्वर्ट करता है। क्या अंतर हो जाता है? तो प्राथमिक सार्वभौमिक है, बुनियादी है, लेकिन उसके बाद जो उससे विकसित होता है वो द्वितीयक है। उसके बाद जो उससे ड्राइव्ड होता है, उससे जो बाघ का खाल निकाला जाता है, बाल का खाल निकाला जाता है, वो द्वितीयक होता है। इसीलिए मौलिक रूप से मैं इसको एक मानता हूँ, मैं नहीं, दुनिया के सारे बड़े साइकोलॉजिस्ट। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो जेनरिक वर्जन बन जाता है, वो द्वितीयक कहलाता है, जिसको प्लूचिक ने 8 भागों में भय, आश्चर्य, उदासी, घृणा, क्रोध, प्रत्याशा मतलब एंटीसिपेशन, हर्ष, विश्वास, ये सब क्या है? ये संवेग के प्रकार हैं। हालांकि यही सब प्रकार नहीं है, ये अधूरी लिस्ट है। मैं संवेग के प्रकार का 51 से ज़्यादा लिस्ट बनाया, एक दिन बैठा हुआ था करीब 4-5 साल पहले तो बनाया था। तो बट इन्होंने कहा तो क्या है ये मेजर महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें काम नहीं है, तो प्लूचिक के हिसाब से 8 है। और प्रत्येक संवेग में तीव्रता की भिन्नता होती है। मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग इंटेंसिटी होती है। जैसे बहुत अच्छा और या परतों के रूप में दिखाई देती है। परत मतलब क्या है? एक दूसरे पे चढ़ा हुआ। भय की कम तीव्रता को आशंका कहते हैं। किसी चीज़ के प्रति आशंका क्या है? वो छोटा सा भय है, बच्चू, राजू भय है, पप्पू भय है। आशंका हो रही है कि यार मेरा वो किताब कहीं वो उठा के तो नहीं ले गया, तो और उससे कहीं आंधी तो नहीं आ जाएगी, मैं घर तो समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा, आशंका है। जबकि उच्चतम तीव्रता आतंक हो जाता है। भय का है। द्वितीय प्राथमिक संवेग के संयोजन और परतों के अधिक जटिल संवेगों को सृजित करता है, इसे द्वितीयक संवेग कहते हैं। यह सार्वभौमिक नहीं होता। द्वितीयक संवेग की एक खासियत है कि यह सार्वभौमिक नहीं होता है। मैं बता दिया कि प्राथमिक का मतलब है बुनियादी और सार्वभौमिक, बल्कि संस्कृति के अनुरूप ये विशिष्ट हो जाता है। कल्चर के साथ चलने वाला ही द्वितीयक संवेग है। जैसे कि हमारे यहाँ संवेग को सांस्कृतिक
को मैं पीछे डील कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं उस पर ज़्यादा जाना चाहता हूँ, कि अपने अलग अलग संवेग व्यक्त करने की परिचर्चा, जैसे किसी के मातम पे, किसी की मृत्यु पे, किसी के जन्म पे, किसी के बहुत बड़ी सफलता मिलने पे तरीके अलग हो जाते हैं हमारे खुशी व्यक्त करने। तो उसी चीज़ों को ये बताता है कि द्वितीयक जो है बना तो प्रथम प्राथमिक से, और द्वितीयक अलग हो जाता है, और प्राथमिक जो मोटा मोटी जो मानव के गुण हैं वो एक होते हैं। अब चलो संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध की चर्चा करें। अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये संवेग है। संवेग से व्यवहार प्रभावित होता है और व्यवहार से चिंतन, और फिर चिंतन संयोग संवेग के पास चला आता है। तो जैसे ही व्यवहार होगा और उससे चिंतन शुरू होगा, और इधर ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव दोनों हो सकता है। संवेग का सृजन, क्रोध, क्रोध को का संवेग कब जगता है? जब आपको बहुत मामूली या नीचा दिखाने की कोई कोशिश किया। दुश्चिंता, जब आप कोई खतरा महसूस करते हैं तो दुश्चिंता में फंस जाते हैं। दुख, किसी हानि से गुजरे। अपराध बोध, आपने कोई नैतिक नियम तोड़ा तो आप में अपराध बोध आता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये सारे आदर्शवादी कल्पनाएं हैं। बहुत सारे, जिस मनुष्य में अपराध बोध नहीं है, समझ जाओ मनुष्य बना नहीं है, मतलब उसमें बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, और उसमें सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, समाजीकरण उसका नहीं हुआ है सोशियोलॉजी की भाषा में, और वो घातक है। वो घातक है वो मनुष्य समाज के लिए। आजकल इसकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोगों, कि जिसके अंदर ये अपराध बोध नाम की चीज़ बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि उसे वो नैतिकता को अपने कानून से तोड़ देता है, अपने तर्क से तोड़ देता है, और यहाँ पे डिबेट इवॉल्व हो जाता है एब्सोल्यूट एथिक्स बनाम रिलेटिव एथिक्स। और इथिक्स के मामले में, नैतिकता के मामले में एब्सोल्यूट इथिक्स ही एथिक्स है, जो सुकरात के पास है। सुकरात जिसका आग्रही है, उसका कहीं ना कहीं वो डिज़ॉल्व हो जाता है, उसकी सांद्रता कमज़ोर होती है। और स्वयं उसी स्कूल में, अरिस्टोटल में कई चीज़ों को मैं पाता हूँ, अरस्तु में जहाँ पे एब्सोल्यूट इथिक्स डिज़ॉल्व हो ना चालू हो जाता है। तो रेस्पेक्टिव इथिक्स, तो रेस्पेक्टिव इथिक्स जो है इतना खतरनाक चीज़ है कि मनुष्य को जहरीला बनाता है। जो तमाम ढंग के घोटाले होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइल को शिथिल कर दिया जाता है। किसको? नियमों को, कि शिथिल करते हुए इस काम को कर दीजिए। दिस इज अ वेरी बैड थिंग्स। जो कहाँ से जन्म लिया? कभी ये सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप इतने नेता को अखबारों में हेडलाइंस बनते हैं, इसने इतना भ्रष्टाचार किया। वहाँ मत देखो, आपको ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, मैं आपसे उम्मीद करूँगा ये सारी चीज़ें नीचे से ऊपर जाती है। दिस इज अ वर्टिकल फिनोमेना। ये वर्टिकल है इथिक्स का केस। अगर समाज मॉरल क्राइसिस में नहीं होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस से बैलेंस होगा, तो कोई भी नेता चोर हो ही नहीं सकता। लेकिन नेताजी बहुत आदर्शवान है और समाज सुधर जाए तो नहीं। तब तो गांधी कब को सुधार चुके होते, राम कब को सुधार चुके होते, कृष्ण कब का, पैगंबर कब का सुधार चुका होता, ईसा मसीह कब का सुधार चुका। नेवर। मुझे रोना आता है कि आज भी भारतीय रेल के ट्रेन में जो आप टॉयलेट करने के बाद धोने के लिए जो मग्गा है उसको भी जंजीर से बांधा जाता है, चोरी हो जाती है। अरे तो बात तो यही है, खीरा की चोरी या हीरा की चोरी, बोथ आर द इक्वल थिंग्स। मुझे वो कहानी याद आ जाती है, एक बच्चे ने, आप सब ने सुन रखी है, कि उसको एक जज ने सजा दिया, बाद में जाके वो बहुत बड़ी चोरी किया था, तो बोला कि क्या चाहते हो? फांसी की सजा है, तो मेरी माँ को बुलाया जाए। आई, बोला मैं अपने माँ का नाक काटना चाहता हूँ। कहा है? तो मैं स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाता था तो माँ खुश होती थी, इसीलिए सी इज कल्प्रेट। सी हैड इनकलकेटेड सम बैड थिंग्स। अगर वहीं पे रोक दी होती तो मैं सत्यराजा हरिश्चंद्र होता।
तो डेट्स वाई द रीज़न कि सोसाइटी में आप नेताजी से गलत ढंग से पैसा वसूलोगे, इलेक्शन में जाएगा उसका जेबी खाली कर दोगे, पॉकेट खाली कर दोगे, उससे गलत चीज़ कराओगे, तो काहे वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, काहे वो देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे पता है। सोसाइटी की तमाम चीज़ें, वो भी मनुष्य है, बिहार यूपी का है, उसको भी बेटा बेटी की शादी करनी है, जाएगा उसे तिलक मानेगा, वो सोचेगा आइए से कर लो, तो 5 करोड़ मांगेगा, तो कहाँ से लाएगा, बेचेगा ही। तो यहाँ ठीक करो ना, यहाँ दहेज बंद करो, यहाँ इज्जत करना ऐसे लोगों को शुरू करो। जब तक यहाँ नहीं लाओगे तो यहीं से ये गर्म होकर गर्म हवा की तरह ऊपर उठेगा और इसको एक दिन में साफ कर देगा। और इसको ठीक करो, और इसको एक ही चीज़ से ठीक किया जा सकता है कि हमारा अगर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो आज के डेट में फाउंडेशन है उसको अगर ठीक कर दें और वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस से वो जुड़ जाए, तो nobody can stop this country become a world power। उसमें ट्रांसलेट होने में कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वो ऊपर से उम्मीद करोगे कलेक्टर साहब तुम्हें ईमानदारी नहीं सिखाएगा और एसपी साहब वो तो गया है जैसे उसको मौका मिलेगा गड़बड़ करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में वो कितना पैसा कमाया है इस पे उसका इज्जत होगा, वो कितना बढ़िया घर में रह रहा है, कितने अच्छे मोहल्ले में रह रहा है। इसलिए आंदोलन नीचे से उठाओ। चलो, तो अपराध बोध इसमें बहुत वाइटल है। प्रसन्नता, इच्छित लक्ष्य को पा जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, सुबह से शाम तक टारगेट रखे इतना पढ़ जाऊंगा, बस दिल को खुश। प्रेम, किसी व्यक्ति से आप चाहते हो स्नेह रख करे, मुझे मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी प्रेम का थोड़ा हमारे प्रति स्नेहिल रहे और या हमारे बराबरी पर ले, तो वो प्रेम है। सहानुभूति, दुख से द्रवित जब हो जाओ किसी को तो वो सहानुभूति है, किसी को चोट लग जाए और आपकी आंख से आंसू गिरे। गर्व, किसी उपलब्धि से। ग्रास और ड्यूस एंड डॉफ, ग्रॉस एंड ड्यूस एंड डॉफ का कहना है कि किसी घटना की व्याख्या बदलने से हल्कापन महसूस होता है। अगर किसी घटना की व्याख्या तुम बदल दोगे तो हल्कापन महसूस होगा। मतलब डिस्क्रिप्शन इज ए वेरी पावरफुल एलिमेंट इन द इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आप बढ़ा चढ़ा के उसको कह दोगे तो बहुत बड़ा क्रिमिनल दिखने लगेगा। छोटी सी बात, कहानी ऐसा तून दोगे, भारतीय टेलीविज़न एजेंसी के या हमारे यूट्यूब पे जो लगता है वो थंबनेल, अरे लगेगा कुछ खोलो, कुछ है भीतर, कुछ डब्बा, कुछ माल, कुछ। तो वही कहता है कि व्याख्या बदलने से हल्कापन महसूस करते हैं और भारी भावना से बचा जा सकता है। बहुत बड़ी बात कर दी। तो व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मनोवैज्ञानिकों की अच्छी खासी संख्या यकीन करती है कि व्यवहार का निर्धारण अनेक कारकों पर निर्भर करता है, यथा वो पश्चिम संस्कृति और ये पूरा। सांवेगिक बुद्धि को परिभाषित करो, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो फिर मैं बोल चुका हूँ, एक बार बोल देता हूँ डैनियल गोलमैन के शब्दों में, क्योंकि इन्होंने ही इसको बहुत प्रचारित किया था। सांवेगिक बुद्धि स्वयं और दूसरे की भावना की पहचान की क्षमता, इसी के द्वारा अपनी और दूसरे की भावना को आप समझते हो। इसके अतिरिक्त संवेग स्वयं को प्रेरित करने संग दूसरे के साथ संबंध बनाने में व्यवहार कुशल बनाता है, आपको मोटिवेट करता है और दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है। वंडरफुल डिफिनेशन है। यह परिभाषा इस बात पर बल देता है संवेग हमारी आंतरिक व दुनियादारी की समझ बढ़ाने में सहयोग करता है, यानी बाय और इंटरनल, आंतरिक, दोनों के अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प करता है। दूसरा, रेवेनबॉर्न का एक बहुत फेमस परिभाषा है, सांवेगिक बुद्धि और गैर संज्ञात्मक क्षमताओं, दक्षताओं, कौशलों का व्यू है, एरी है। किसका? संज्ञात्मक क्षमताओं, कॉग्निटिव कैपेसिटी और कौशल्स, स्किल्स का एरी है, जो परिवेश की मांगों और दबावों का सामना करने में व्यक्ति को सफल होने में प्रभावित करता है। पीटर सलावे, जिनका बहुत नाम लिया हूँ, और जॉन डी मेयर ने शुरुआत में सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि के उप समूह के रूप में परिभाषित किया था बिफोर गोलमैन। कहाँ किया था पीटर सलावे, जिसको फाउंडर माना जाता है इसका, और डी मेयर सांवेगिक बुद्धि के सामाजिक बुद्धि के उप समूह के रूप में परिभाषित किया है।
या व्यक्ति के स्वयं अपनी भावनाओं और संवेगों की निगरानी करने की क्षमता है, ताकि उनके बीच अंतर किया जा सके। इस जानकारी का उपयोग व्यक्ति के चिंतन और कार्यों के मार्गदर्शन के लिए किया जा सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जिस तरह बुद्धि का बुद्धि लब्धि के माध्यम से परिणाम निर्धारित किया जाता है, उसी तरह से संवेग का इमोशनल कोशेंट के द्वारा परिणाम निर्धारित किया जाता है। ये स्वयं से अवगत कराता है, संवेग को प्रतिबंधित करने में सक्षम आपको बनाता है कि भाई बैलेंस रह, कुछ गड़बड़ मत कर, ज़्यादा लोभ लालचा नेतागिरी मत कर, है संतुलित होकर चल। संवेगों का उपयोग करके आपसी संबंधों को प्रबंधन, ये मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कहीं किसी को कोई ऑकवर्ड आदमी मिल गया, कुछ गलत, लेकिन आप इंस्टेंट रिएक्शन ना करें, चीज़ों को समझें। सामाजिक जागरूकता के उपघटक की चर्चा करें। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके 5 उपघटक हैं। जो सांवेगिक सक्षमता, इमोशनल कैपेसिटी के घटक के रूप में सामाजिक जागरूकता का अर्थ अन्य व्यक्तियों और समूहों की भावनाओं संवेगों के प्रति जागरूकता है। और इसके 5 उपघटक हैं। पहला है इम्पैथी। इम्पैथी क्या है? इसको सहानुभूति से अलग चीज़ है, पारानुभूति भी बोलते हैं और तदनुभूति भी बोलते हैं। इसके निम्न विवरण है। सांवेगिक संकेतों के प्रति सतर्क रहते हैं और इन्हें समुचित रूप से ग्रहण करते हैं। संवेदनशील दिखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं। जो इम्पैथिक लोग होते हैं वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं, संवेदना के साथ दूसरे की आवश्यकता भावनाओं को सक्षम के आधार पर मदद करते हैं। अन्य की ज़रूरतों का पूर्वानुमान भी लगाते हैं और पहचानते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। सर्विस ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। और लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये 5 इसके उपघटक हैं। अब आते हैं आत्मसिद्धि विकास की रणनीतियों की चर्चा करें। आत्मसिद्धि एक प्रक्रिया है, यह क्रियाशील है, क्योंकि मेस्ले की आवश्यकता के सिद्धांत में ये सबसे नीचे के स्तर के का आवश्यकता है। कहाँ का आवश्यकता? आत्मसिद्धि। मेस्ले का जो पदानुक्रम है, जो उसके अनुसार ये सबसे निचले स्तर की आवश्यकता है जो इसे प्रभावित करता है। और सबसे निचले स्तर की आवश्यकता सबसे वाइटल आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। जो मेस्ले पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी में कहीं बहुत डिटेल से। हालांकि एक बार मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद समझ गए कि सबसे नीचे का बेसिक है, मौलिक आवश्यकता है, व्यक्ति उच्च स्तर की मनोवैज्ञानिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। बात सही है, रोटी कपड़ा मकान मिलता है तभी लोग आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं तो उसी में दाल दलिया नून में लगा रह जाएगा। मनोवैज्ञानिक और आत्मसिद्धि व्यक्ति के लिए सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में सामने आता है। और ये इसकी विभिन्न चरण और रणनीतियाँ आत्मसिद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। स्वयं के विषय में जागरूकता, मतलब स्वयं के विषय में जागरूकता क्या? अपना सही मूल्यांकन कीजिए। आप गलत अपना मूल्यांकन करेंगे गए। स्वयं की पूर्ण स्वीकृति, अपने को जैसे हैं एक्सेप्ट कीजिए, नकारात्मक सकारात्मक के साथ, और उसके बाद लक्ष्य बनाइए और स्ट्राइक कीजिए। ये मत सोचिए अरे इसको सुधार ले उसको सुनने, वो जो अच्छाई है बुराई है दोनों को देखिए, देख के और उसमें अपनी स्टैंडिंग बना के निकलिए। क्योंकि उसको सुधारने चलिएगा सुधरेगा नहीं। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इवन सिविल सर्विस वाले, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हैं वैसे स्वयं को स्वीकारिए। अगर तुलना करने लगे कि अरे उसको बड़ी अच्छी उसकी राइटिंग है मेरी राइटिंग, गए जाएं वहीं से एकला चलो ही लेना पड़ेगा स्टेप, और अपने मजबूत चीज़ों को मजबूत करके निकलिए। एक दिन में सुधर नहीं सकता है पर्सनालिटी का ये डिसऑर्डर, और फेरे में पड़ जाइएगा। स्वयं के फीलिंग्स पर नियंत्रण रखिए। और सबसे बड़ी गलती हमारे समाज में क्या हो रही है कि संवेग को छुपाने की प्रवृत्ति, जो सबसे बड़ा अपराध है। यदि संवेग के मैनेजमेंट को सिखाया जाए ना,
कि यार तुमको बहुत ईर्ष्या आती है तो इसको मैनेज करना सीखो, बहुत लोभ है तो मैनेज करना सीखो, बहुत क्रोध है तो मैनेज करना सीखो। लेकिन ये थोड़ी है कि क्रोध करते रहो, मारपीट करते रहो और किसी का जान ले लो, ईर्ष्या करते रहो और किसी को खतरे में डाल दो, लोभ करते रहो, किसी को चोरी कर लो। प्रबंधन पे जोर देना चाहिए, न कि इसको दबाने पे। पूरा हिंदू समाज हमारा जो है, उसकी जो मैथोलॉजिकली उसके जो कर्मकांड है वो सारे इसको दबाने पे लगे रहते हैं। और उससे क्या होता है आपको पता है कि वो जैसे ही दबेगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। मैनेजमेंट सिखाइए बचपन से, बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस का मैनेजमेंट सिखाया गया। ठीक है, इसके रहते हुए अच्छा करो यार, ऐसा कोई काम नहीं करो जो इलीगल हो, चरित्र पे तेरे लांछन लाए। तो ये ज़रूरी है, अपना लक्ष्य निश्चित करना और लक्ष्य बनाइए, उस पर चलिए। अवसरों की बराबर अपॉर्चुनिटी, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये करना बहुत ज़रूरी है। सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी जो किया वही आदमी आगे जाता है। तो स्वयं को मोटिवेटेड रखें और अपना एटीट्यूड, आशावाद, भविष्य के प्रति निराश ना हो और अवसर को खोजें, मिलेगा अवसर। उचित दृष्टिकोण, अप्रोच आपका बिल्कुल रैशनल होना चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज इस क्लास में मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने से प्रतियोगिता करो ना, दूसरे से नहीं करो। अपने से करोगे तो डे टू डे अपने को इम्प्रूव करोगे। अरे मैं कल का दिन बहुत खराब हुआ, कुछ भी नहीं पढ़े, आज 4 गुना पढ़ूंगा, कल 10 गुना पढ़ूंगा। स्वयं में ही कंपटीशन पैदा करो। जिन व्यक्तियों ने स्वयं से प्रतिस्पर्धा किया है वही नंबर 1 पे। जितने भी जिस फील्ड में नंबर 1 पे हैं उसका कंपटीशन अपने से रहा है, दूसरे से नहीं रहा। क्योंकि दूसरे से तो बहुत आगे निकल चुका है वो, तो रेस्ट करता हो वो बेवकूफ़ खरगोश की तरह। खरगोश चूहे की कहानी क्या है? वो तो एक तो है कि कंटिन्यूटी, काम करते रहना चाहिए। और जो सबसे बड़ी कहानी है कि उससे बहुत आगे अगर वो नहीं निकल कर रिलैक्स हो गया, उससे अपने ही से अगर करता तो और स्पीड से बढ़ता चला जाता, वो रुकता नहीं। तो खुद से कंपटीशन करो, दूसरे से नहीं। क्योंकि दूसरे के मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। और अगर अलग अलग कंडीशंस होंगे तो उसके रिजल्ट भी उसको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने साधन में, हमारे पास बहुत कम सीमित साधन है, उसमें ना मुझे अच्छा करना है, हम साधन कहाँ से जुटाएंगे? हम अच्छा करेंगे ही नहीं। तो दैट्स वाई द रीज़न, ये बहुत ज़रूरी है। कोई आत्मनियंत्रण को कैसे विकसित कर सकता है? बिल्कुल विकसित कर सकता है। आत्मनियंत्रण मन की एक संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए मौलिक और संपूर्ण कौशल है। यह व्यक्ति को सुविधा निर्णय लेने में सहायता करती है। संवेग के माध्यम से जागरूकता में किसी भी परिस्थिति में आकलन किया जा सकता है और ये जरूरी कदम उठाया जाता है। आत्मनियमन की एक नीति है कि थोड़ी सेल्फ डिस्टेंस बनाना, जिसको हम पेंडेमिक के बाद सामाजिक दूरी भी कहें। क्या है सामाजिक दूरी? यही था, समाज से दूरी बनाना। बल्कि अंत में वो सेल्फ डिस्टेंस पे भी आ गया कि फैमिली में भी मास्क लगा के रहिए, कमरे के अंदर रहिए। तो सेल्फ डिस्टेंस अथवा स्वयं के लिए एकाकीपन का चयन करना। यहाँ एकाकीपन का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों, विषय में बाह्य परिप्रेक्ष्य में सोचना। एकाकीपन का है कि अकेले, लेकिन परिप्रेक्ष्य आपका सोचने का बाह्य हो, यानी बाहर संसार, दुनिया में जो हो रहा है उसमें सोचना। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं एक उद्दीपक के बीच में जानबूझकर एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दूरी सृजित कर लेता है। मतलब व्यक्ति स्टिमुलेटर है और चीज़ों से उसका डिस्टेंस बन गया। दृश्य, काल्पनिक, चित्र, भाषा, मीडिया, पत्र का उपयोग करके 3 प्रकार की दूरी की शर्तों का सृजन संभव है। तो मोटा मोटी इसको पढ़ लीजिएगा नोट से। क्योंकि अब मैं नेक्स्ट गोलमैन द्वारा सुझाए गए 5 सामवेगिक सक्षमता की संक्षिप्त में चर्चा करें। गोलमैन पे बहुत बता चुका हूँ। 5 क्षमताएं हैं: आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा, आत्मविनिमय, सामाजिक जागरूकता, तदानुभूति वही इम्पैथी, और सामाजिक कौशल।
सोशल स्किल, इस पे डिटेल क्लास में कभी पढ़ाऊँगा। अभी चूँकि ये ही क्वेश्चन था 100 शब्दों में, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन भी तो हल करा दूँ, आप लोग बच्चे हैं, एग्ज़ाम में और असाइनमेंट में काम है। IQ EQ के संबंध को समझाएं। IQ EQ का संबंध इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि, बड़ा राज किया, बड़े इसके नखरे रहे और व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ा इसको माना गया। लेकिन 90s के बाद पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जब इमोशनल इंटेलिजेंस आया तो इसने क्या बनाया, सांवेगिक लब्धि, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से निकाला जाता है। ये सिद्ध किया कि मनुष्य की सफलता में बुद्धि लब्धि का से ज़्यादा योगदान इसका है। और अंत में तो इतने मनोवैज्ञानिक, कई लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कहते हैं फ्रॉड कॉन्सेप्ट है थॉर्नडाइक का IQ। हालांकि सब समाज मतलब बैलेंस साइकोलॉजिस्ट इसको फ्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं कहते, लेकिन इस पर बहुत ठगा गया, इस पर बहुत मार्केटिंग हुई है। तो कहता है कि एक ऐसी चीज़ है इमोशनल कोसेंट जिससे निरंतर आदमी में सुधार होता है। लेकिन IQ तो जन्मजात चीज़ है, तो जन्मजात चीज़ बहुत अच्छी होगी नहीं, चूँकि उसमें जब डेवलपमेंट नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा, इंक्रीजमेंट नहीं होगा, हाउ इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। मनुष्य तो क्रमशः आगे बढ़ा कैसे है, वाई? मनुष्य के पूरे 5000 वर्षों का जो हिस्ट्री है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इमोशनल कोसेंट। उससे बढ़ा है ना, उससे लोभ आया, क्षेत्र बढ़ाया, लालच आया। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो ऊर्जा मनुष्य को मिली है, द फ्यूल एंड एनर्जी इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा जीवन में। ये इमोशनल इंटेलिजेंस ने उसके अंदर वो फ्यूल दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज़ है कि कोई बच्चा अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है, डेली रिफॉर्म करके कर सकता है, IQ में कोई चेंज नहीं ला सकता। लेकिन इसमें रिफॉर्म करके, स्वयं से कंपटीशन करके, अपने श्वेत श्याम पक्ष को समझते हुए, जैसे कोई गणित में कमजोर है, मत घबराओ, छोड़ दो उस पार्ट को, वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने जा रहा। जो मजबूत है उसको अच्छा करो, भाषा के अच्छा स्तर पे अच्छा करो, जो चीज़ लिखना चाहते हो साफ सरल तरल लिखो, छोटे वाक्य विन्यास बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे का उपन्यास बनाने का और नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह या जिबनी की तरह कि फुल स्टॉप और कॉमा मिलना मुश्किल हो जाए। तो छोटे वाक्य विन्यास बनाओ, गांधी की जीवनी की तरह, उससे छोटे वाक्य विन्यास कहीं नहीं मिलते। छोटी छोटी बातों में लिखो, कविता जैसी बात होगी, भाषा तरल हो जाएगी, सरल हो जाएगी, बड़ा प्रांजल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस से डेवलप की जाएगी। IQ तो लेके आ गए जो लेके आना था। तो डे टू डे डेवलपमेंट की बात करता है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल है और इसके द्वारा भविष्य के सफलता का भी प्रक्षेपण, भविष्यवाणी संभव है। इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इससे सारी चीज़ों को, सारे काम को IQ से दूने ताकत से किया जाता है। कई बार अच्छे IQ वाले जीवन में अच्छा नहीं करते। IQ बहुत अच्छा है, रेप कर देगा, चोरी कर देगा, शैतानी कर देगा, कुछ ऐसी घटना कर देगा। लेकिन एक इमोशनल कोसेंट जिसका वायलेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका संतुलित है, वो किसी भी चीज़ के ग्रिप में नहीं आएगा, उसका सदैव रचनात्मक प्रयोग करेगा, सकारात्मक प्रयोग करेगा। इसे बहुत अच्छा इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, इसको मंगाओ, पढ़ो जिस लोगों को ज़रूरत है। और किडवेल बहुत इम्पोर्टेंट, और अग्नेनोली और लोगों ने दर्शाया है कि सांवेगिक बुद्धि, समान बुद्धि और कार्यस्थल पर निष्पादन के बीच संबंधों में संवर्धित या प्रोत्साहित करती है। जब वर्क प्लेस पे काम करते हो, सांवेगिक बुद्धि ही आपको बहुत प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से सोशल संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, संवाद में, सहयोग में ये शामिल होता है। ग्राहक सेवा, सामूहिक सेवा, घनिष्ठ मित्र बनाना, एवरीवेयर। अगर इंटेलिजेंट कोसेंट किसी का संतुलित है तो वो जीवन का सबसे सफल व्यक्ति है। जिसका संतुलित नहीं है वो कुछ भी नहीं पा सकता है, चाहे कितना हाईएस्ट IQ का व्यक्ति क्यों ना हो। ये इसकी महत्ता है, ये इसकी सत्ता है। और इसी के चलते इस विषय की आज पूजा हो रही है। और इसके बिना ना नौकरी मिलेगी, ना अच्छे डिग्री। अगर इस सब्जेक्ट को 185
को अच्छा कर लो, अकेले काफ़ी है जीवन में सफल होने के लिए। एंगल बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, समाज का सोचने का परसेप्शन बदल जाएगा, एक नैतिक मनुष्य बन के निकलोगे। और नैतिकता क्या प्रेरित करती है कि सही साधना में लगो, सही साधना में लगो। नैतिकता आग्रही है। एक बात याद रखना, नैतिकता में स्थिरता नहीं है, नैतिकता में एथिक्स इज अ सो डायनेमिक थिंग्स, और वो डायनेमिज्म इंटरनल है, वो डायनेमिज्म आप अर्ज करता है फॉर बेटरमेंट। नैतिकता ऐसा नहीं है कि भिखमंगा बना देगा, ये मत गलतफहमी रहना कि कोई नैतिक है, अरे साला बहुत नैतिक बनता है खाने को नहीं, नेवर, वो नैतिक नहीं है। नैतिकता तो कहता है कि अगर इसके बीच रहा जाए, इंडस्ट्री में देख लो, टाटा समूह, टाटा इंडस्ट्रीज को देखो, क्या 60% समाज सेवा में खर्च करता है टाटा ट्रस्ट, और कितना उस पर दुनिया विश्वास करती है। तो हु कैन से डैट, ये बेवकूफ़ों का कहना है। नैतिकता आग्रही है, नैतिकता जीवन में सारी सफलता दे सकती है, कहीं भी चुटकी भर किसी भी इंसान को दुख नहीं दे सकती है। नैतिकता ही अहिंसा है, नैतिकता ही सत्य है, नैतिकता ही ईश्वर है। ये बात गांधी भी कहते हैं और सिद्ध भी जीवन में होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। जय हिंद। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, मन से पढ़िए, ऐसे ही उत्साहित करते रहिए और मैं कुछ खेल करता रहूं। जय हिंद।